अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया जिसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है ना, एग्जैक्ट पोजीशन, कौन सी पोजीशन, एग्जैक्ट, एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इन वर्ड पे ज़रा गौर करें। वो कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नोट कर लें और साथ ही साथ एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही टाइम के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम में कभी भी 100% एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते। यही क्या था हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है। और उसने कहा कि अगर आप 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते तो इट्स मीन के वहाँ पे क्या होगी, अनसर्टेनिटी होगी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, एरर होगा, ठीक है। और वो एरर कहता है कितना होगा, वो कितनी अनसर्टेनिटी होगी। तो उसने कहा कि वो जो अनसर्टेनिटी आप करोगे, ठीक है, वो जो गलती आप करोगे वो इक्वल होगी या बड़ी होगी h/4 के, ठीक। वो कहता है कि इक्वल होगी या बड़ी होगी h/4 के। h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो, साथ में पाई की वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आओ। जो आंसर आएगा वो कहता है कि उतनी आप गलती यहाँ पे करने के चांसेस हैं। और 100% आप कहता है कि इतनी गलती तो लाजमी करोगे या इससे बड़ी भी कर सकते हो, ठीक। तो अब पोजीशन क्या होती है, हम कहते हैं कि पोजीशन हमारे पास किसी इलेक्ट्रॉन की x थी, ठीक, और मोमेंटम उसका क्या है, p है, सही। अब क्योंकि हम पोजीशन को एक्यूरेटली के साथ मेजर नहीं कर सकते, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, इट्स मीन कि हमने जो पोजीशन नोट की है वो क्या होगी, अनसर्टेन होगी। तो इसके साथ हम कह देते हैं कि ये डेल्टा x है हमारे पास के अनसर्टेन पोजीशन है। जो डेल्टा क्या है, यहाँ पे हमने जो पोजीशन को नापने में गलती की है वो असल में हमारा क्या है, डेल्टा है। इसी तरह मोमेंटम को नापने में जो गलती की है वो हमारे पास डेल्टा होगी, ठीक। तो डेल्टा x डेल्टा p ग्रेटर दैन इक्वल टू h/4, यानी कि मोमेंटम और पोजीशन को नापने में हम इतनी गलती करेंगे या इससे बड़ी गलती कर सकते हैं। मोमेंटम क्या होता है असल में हमारे पास, मास ज़रफ वेलोसिटी। तो मास का तो चलो इलेक्ट्रॉन का पता ही है अब हमें, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, किस शेल में उसकी वेलोसिटी क्या है, ये फाइंड आउट करना 100% एक्यूरेसी के साथ मुमकिन नहीं है। उसमें हम इतनी गलती करेंगे। इसको समझने के लिए एक लॉजिक देता हूँ आपको कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक, और आप फील्डिंग कर रहे हो, बैट्समैन ने लगाया छक्का, वो बाउंड्री के पार नहीं गया बल्कि आपके हाथों में आ रहा है, तो आपने अब उसको कैच कर लिया। जब बॉल एक थी तो आप उसको कैच कर लोगे, लेकिन अगर सपोज करें कि दो बॉल्स आ रही हैं आपकी तरफ, ठीक है, एक इस साइड पे है, एक इस साइड पे है, तो दोनों कैच कर लोगे, कभी भी नहीं हो पाएंगी। वही कंडीशन यहाँ पे है कि हम दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं, दोनों को इकट्ठा ही पकड़ना है। ये नहीं कि एक बॉल पहले आ रही है उसको पकड़ के रख लिया, दूसरी बॉल बाद में उसको पकड़ के रख लिया, ऐसा नहीं है। दोनों को एक ही टाइम में पकड़ना है, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली पकड़ना है, साइमल्टेनियसली मापना है। तो वो मुमकिन नहीं है, उसमें हम कितनी गलती करते हैं, इतनी गलती हम कर लेंगे, ठीक। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये सिर्फ और सिर्फ है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। ये किसके लिए है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह के लिए। ये हम पे लागू नहीं होता कि हम क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। हम बोलें कि एक 10 किलो का हमारे पास कोई वज़न है, ठीक है, वो घूम रहा है इस तरह से, तो हम उसकी बोलें कि हम एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, उस पर ये अप्लाई करें तो वो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है ना। वहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा क्योंकि उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि वो मास ज़्यादा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो हमें नज़र ही नहीं आ रहे, एक तो वो नज़र नहीं आ रहे, दूसरा हम उसको एक्यूरेसीली उसकी पोजीशन को मेजर करना चाह रहे हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, हम उसको एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पे बिल्कुल भी ये अप्लाई नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि हमने पोजीशन किस तरह से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है एटम का, ये उसका शेल है, ठीक। अब यहाँ पे आप सपोज कर लो कि इलेक्ट्रॉन है, हमें इसको देखना है, हमने इसकी पोजीशन मेंशन करनी है और इसका मोमेंटम में हमने उसकी क्या चीज़ मालूम करनी है, असल में हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, सही। अब बच्चों हम अगर इस पर विजिबल लाइट गिराएं, किसी चीज़ को देखने का फिनोमेना क्या होता है, मतलब ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, होता क्या है कि विजिबल लाइट आके इसके ऊपर पड़ती है, यहाँ से लाइट
की रेडिएशन आके इस पर पड़ती हैं और ये उन रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है और आपकी आँख में डालता है। जब आपकी आँख में रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई यहाँ पे पड़ती है तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही है। सारा कुछ आपको इसलिए नज़र आ रहा होता है, ठीक है ना। अगर लाइट ना हो तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, रात को कुछ नज़र आता है, ठीक है ना। अगर चांद भी ना हो, थोड़ी सी भी लाइट ना हो, ठीक, बिल्कुल भी लाइट ना हो तो क्या होता है, नज़र नहीं आता। नज़र क्यों नहीं आता वहाँ पे रात को, कि वहाँ पे इस तरह से रिफ्लेक्शन होके नहीं आ रही होता, कुछ भी कोई रेडिएशन आपकी आँख में नहीं आती, ठीक। तो इसलिए हमें रात को नज़र नहीं आता। तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो उसकी पोजीशन को मेजर कर सकते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डालना पड़ेगा। अब हम बात करें कि विजिबल रीजन की, हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा है, विजिबल रीजन की रेडिएशन इसके ऊपर गिराएं तो क्या हमें नज़र आ जाएगा, बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि विजिबल रीजन की जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन के डायमीटर से मिलियन टाइम्स बड़ी हैं, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन नज़र नहीं आ सकता, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को देखना है तो उसके डायमीटर के मुताबिक हमें वेवलेंथ सेट करनी पड़ेगी, मतलब ऐसी वेवलेंथ हम लेंगे जो उसके डायमीटर के करीबन करीबन इक्वल होगी, ठीक है ना, वो हम रेडिएशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम था उसमें विजिबल यहाँ पे था, उसके साथ अल्ट्रावायलेट था, ठीक, उसके साथ क्या था, एक्स रेज था। और हमने देखा था कि जैसे जैसे हम इधर को मूव करते हैं तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी। तो हमें कम वेवलेंथ चाहिए क्योंकि इसका डायमीटर छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स रे को यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्स रे का हमने एक फ़ोटोन ले लिया, सपोज़ कि ये जो है, ठीक है ना, वो एक एक्स रे का फ़ोटोन है, ये यहाँ से चलेगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक, जाके इसके साथ टकराएगा। फिर जब ये इसके साथ जाके टकराएगा तो यहाँ से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ जाके टकराएगा तो यहाँ से ये रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगा और ये फिर हमें नज़र आएंगे, ठीक। तो ये होता है फिनोमेना इस इलेक्ट्रॉन को देखने का। अब आपने ज़रा इसको ध्यान से देखना है कि जैसे ही हमने यहाँ से फ़ोटोन इसकी तरफ भेजा, क्या होगा, फ़ोटोन इसके साथ जाकर टकराएगा। ये पहले क्या कर रहा है, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, हम पोजीशन फाइंड करना चाह रहे हैं, हम एक्स को मालूम करना चाहते हैं, ठीक। यहाँ से जो हमारा एक्स रे का फ़ोटोन था वो जाके इसके साथ टकराएगा। जब ये इसके साथ टकराएगा तो इसको एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, करेगा ना, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ है हमारे पास, वेवलेंथ क्या है, कम है, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या है, कम है, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। हमने ये प्लैंक्स इक्वेशन में पढ़ा है, इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हमने वेवलेंथ जो रेडिएशन की यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा कम है तो इसमें उसके बाद एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब ये ज़्यादा एनर्जी के साथ जाकर टकराएगा तो क्या होगा, इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो भाई जब ये इसकी वेलोसिटी ही चेंज हो गई तो आप मेजर कर लोगे, ठीक है ना, पोजीशन इसकी। जब ये इस पोजीशन पे था, इसके साथ जाकर टकराया तो क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। जब वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो अनसर्टेनिटी तो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये फिनोमेना है कि हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे हैं कि वाकई ही हम उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा है। जैसे ही फोटोन उसके साथ जाकर टकराता है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी या उसके मोमेंटम में इजाफा हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पोजीशन होती है उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब हम अगर ऐसी बात करें कि वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा वेवलेंथ को भेज दें जिसकी एनर्जी कम हो, अगर वेवलेंथ को ज़्यादा करें यहाँ पे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम नहीं हो जाएगी। तो अगर एनर्जी इसको कम लगेगी तो इसका मोमेंटम क्या होगा, कम चेंज होगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो बच्चों हम अगर बड़ी वेवलेंथ को भेजेंगे तो वो इसके साथ टकराएगी नहीं, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या होगा, उसकी टक्कर ही नहीं होगी, यानी कि इसके साथ वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो भाई कैसे देखोगे, ठीक। तो इसलिए कहता है कि वो आप लाजमी तौर पे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी की गलती करते हो, दोनों में अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। उसको हमने इसके थ्रू भी देख लिया। अब जो बोहर ने हमें फार्मूला दिया था रेडियस का, वो कैसे दे दिया था, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। असल में ये क्या है, बोहर के ख़िलाफ़ जा रहा है पॉइंट, ठीक। अगर हम, बोहर ने कहा था कि जो हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल है वो 0.529
ऑंगस्ट्रम पे है। और इसके लिए उसने एक जनरल फार्मूला हमें बताया था कि अगर आप रेडियस फाइंड करना चाहते हो तो 0.529 n स्क्वायर ओवर जी कर दो, ठीक। जी क्या है? एटॉमिक नंबर है, मतलब जिस एटम का आपने फाइंड करना है वहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर रख दो। ये मॉडल इसका था हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन लाइक आइंस पे अप्लाई होता था। मतलब लिथियम का करना है तो लिथियम प्लस आइन आपको चाहिए, लिथियम प्लस 2 आइन, ठीक। हीलियम का करना है तो हीलियम प्लस आइन चाहिए। उस हिसाब से इसने रेडियस का फार्मूला हमें दे दिया। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि उसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए तो ये रेडियस होगा ना, है ना, उसके लिए ये रेडियस होगा। तो इसने कहा कि सपोज करें ये न्यूक्लियस है और ये जो इतना फासला है वो आपका है 0.529 ऑंगस्ट्रम। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन को 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि हम तो पोजीशन और मोमेंटम उसका एग्जैक्टली नोट ही नहीं कर सकते। अगर नोट नहीं कर सकते तो बोहर ने ये कैसे बात कह दी, ठीक है ना। तो ये बोहर ने बिल्कुल गलत कहा था। उसका प्रूफ क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अगर हम बच्चों यहाँ से 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो हम प्रोबेबिलिटी तो बता सकते हैं ना, कि मतलब यहाँ पे ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यहाँ से कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल आया, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। बोहर ने कंसेप्ट दिया था ऑर्बिट का, ठीक है ना, बोहर ने कंसेप्ट दिया था ऑर्बिट का, लेकिन यहाँ से कंसेप्ट निकला ऑर्बिटल का, ठीक है ना। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फ़र्क होता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हाइजेनबर्ग ने किस तरह से कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल की तरफ हमें मुतवज्जो किया, ठीक। थैंक यू वेरी मच।